अच्छा भाई, तो हमारा जो अगला टॉपिक है वो है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इसमें से जो सवाल पूछा गया है कि भाई व्हाट आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, तो इसके जवाब में आप सिर्फ ये पहला पॉइंट अगर लिख देंगे तो काफी रहेगा। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को हमने चैप्टर नंबर 1 में भी डिस्कस किया है, इसमें दोबारा डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि हमने कहा है कि भाई एक होती है हमारे पास मैकेनिकल वेव्स, एक होती है हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। मैकेनिकल वेव्स क्या होते हैं कि पार्टिकल की वाइब्रेशन की वजह से प्रोड्यूस होने वाली वेव्स को हम मैकेनिकल वेव कहते हैं, यानी पार्टिकल जब टू एंड फ्रो मोशन, आगे और पीछे, जिसको हम वाइब्रेशनल मोशन कहते हैं, ऑसिलेशन भी कहते हैं, उसकी वजह से जो पैदा होने वाली वेव्स होती है वो होती है मैकेनिकल वेव, जो पार्टिकल्स की वजह से होती है। दूसरी बात, जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि भाई ये होती है पैदा इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के ऑसिलेशन की वजह से, मैग्नेटिक फील्ड के ऑसिलेशन की वजह से, यानी ये दोनों आपस में वाइब्रेट कर रही होती है परपेंडिकुलर। अब जरा इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को समझो। इस चीज को हम इलेक्ट्रिक फील्ड को इलेक्ट्रोस्टैटिक के चैप्टर में और अच्छे से समझेंगे। जैसे मान लो ये मेरे पास एक चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। अब आपको इतना तो पता है कि पॉजिटिव दूसरे पॉजिटिव को रिपेल करता है और पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है। यहां तक बात सही है। ये मिसाल के तौर पे ये मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज है, मैंने दूसरा पॉजिटिव चार्ज लेकर आया। इस पॉजिटिव चार्ज को जब मैं लेकर आया, मिसाल के तौर पे मैं यहां पे लेकर आया तो मैंने देखा कुछ नहीं हो रहा। जब मैं थोड़ा और करीब लेकर आया तो देखा कुछ नहीं हो रहा। जब इसी चार्ज को मैंने यहां पे लेकर आया तो मैंने देखा कि भाई ये जो चार्ज जिसको मैं करीब लेके जा रहा हूं, इस पे एक फोर्स अप्लाई हो रही है। फोर्स से मुराद ये है कि भाई जब मैं इसको मैंने और करीब किया तो ये चार्ज वापस जाने की कोशिश कर रहा है। तो मतलब क्या है कि भाई ये जो एरिया है, ये इसकी क्या है, ये इसकी फील्ड है। यानी अब ये चार्ज इसकी फील्ड में आ गया, इस दूसरे चार्ज की फील्ड में, और चूंकि पॉजिटिव है इसलिए ये पॉजिटिव इसको अट्रैक्ट कर रहा है। तो ये वो फील्ड जिसमें एक पॉजिटिव चार्ज दूसरे पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करे, यानी वो एरिया, वो हिस्सा चार्ज के इर्द गिर्द, वो हिस्सा जिसपे वो किसी दूसरे चार्ज पे फोर्स अप्लाई करे। फोर्स वो अट्रैक्शन की भी हो सकती है, रिपल्जन की। यानी अगर इस प्लस की जगह में माइनस का चार्ज ले आता तो ये इसको खींच लेता। तो वो फोर्स अट्रैक्शन की भी होती है, रिपल्जन की भी होती है। लेकिन हम बात क्या कर रहे हैं कि चार्ज के इर्द गिर्द वो हिस्सा जिस पे वो चार्ज किसी दूसरे चार्ज पे फोर्स अप्लाई करे, वो हिस्सा कहलाता है इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां तक बात समझ आ गई। अब इलेक्ट्रिक फील्ड तो होती है जब चार्ज रुका हुआ होता है, लेकिन जब चार्ज मूव करता है, क्या करता है? जब चार्ज मूव करता है तो चार्ज के मूव होने के नतीजे में करंट प्रोड्यूस होता है। जब चार्ज मूव करता है, जैसे मान लो ये कंडक्टर है, कंडक्टर कौन? वायर है, इसके अंदर ये चार्ज मूव कर रहा है। तो जब ये चार्ज मूव करता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो होती ही होती है, साथ साथ मूविंग चार्ज क्रिएट्स मैग्नेटिक फील्ड। ये बात याद रख लो कि भाई मूविंग चार्ज जो होता है वो क्या पैदा करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड भी पैदा करता है। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। यानी अगर एक एक्स एक्सिस पे है तो दूसरा वाई एक्सिस पे होगा। सही है? जब ये इस तरह से मूव करता है तो ये अपने गिर्द इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड बना लेता है। कौन मैग्नेटिक फील्ड बनाता है? जो चार्ज मूव कर रहा होता है। अगर चार्ज रुका हुआ है तो मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, लेकिन अगर चार्ज मूव कर रहा है तो ये अपने इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। अब इतनी बात तो समझ आ गई कि भाई मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर से मैंने थोड़ा बहुत समझा दिया। जब इसके चैप्टर आएंगे थोड़ा और डीप में इसको समझेंगे। हाँ, होता क्या है कि ये मैग्नेटिक फील्ड, यहां पे देख सकते हो आप, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो कि ट्रांसवर्स वेव्स है। ट्रांसवर्स वेव्स वो होती है जिसमें क्रस्ट और ट्रफ होती है। ये हमने पहले चैप्टर में देख लिया है। सही है? ये ट्रांसवर्स वेव्स है प्रोड्यूस बाय ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड पैदा हुई है उसकी ऑसिलेशन की वजह से पैदा होती है। कौन?
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैसे पैदा होती है? इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की ऑसिलेशन की वजह से पैदा होती है। ऑसिलेशन यानी वाइब्रेशन की वजह से। और ये जब ऑसिलेशन करते कैसे करते? परपेंडिकुलरली, यानी यहां पे अगर आप इस डायग्राम को देखो, ये मैंने एक्स एक्सिस बनाया, ये मैंने वाई एक्सिस बनाया। इसमें देखो, अगर आप इस ब्लैक वाले को इलेक्ट्रिक फील्ड मान रहे हो तो इस ब्लू वाले को आप मैग्नेटिक फील्ड मान लो। अगर इस ब्लू वाले को आप इलेक्ट्रिक फील्ड मान रहे हो तो ये ब्लैक वाले को मैग्नेटिक फील्ड मान लो। तो ये मैंने कुछ इस तरह बनाने की कोशिश की ताकि आपको विजुअलाइज हो सके। बाकी बोर्ड पे 3D डायग्राम बनाना तो आसान नहीं है, लेकिन फिर भी हमने कोशिश की है। तो आप देख सकते हो कि ये कुछ यूं है। अल्लाह आपका भला करे। जैसे ये मेरे पास अगर मैग्नेटिक फील्ड है तो ये ऊपर मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, सही है। तो दोनों आपस में परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर मतलब इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल होगा। अच्छा, जब ये दोनों ऑसिलेट करती हैं, कौन? इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों आपस में परपेंडिकुलरली ऑसिलेट करती हैं, यानी मैं कह दूं कि भाई एक्स और वाई एक्सिस में ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर ऑसिलेशन कर रही है। एक्स और वाई एक्सिस में मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलरली या ऑसिलेट कर रही हैं। तो इससे पैदा होती है कौन? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अच्छा, अब एक नई बात सुनो। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस होती है उसकी डायरेक्शन अगर आप देखोगे तो वो इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा। जैसे मैंने अभी आपको बताया, ये मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड, ये मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड, ये दोनों आपस में ऐसे परपेंडिकुलरली ऑसिलेट कर रहे हैं। ऑसिलेट का मतलब टू एंड फ्रो मोशन, वाइब्रेशनल मोशन कर रहे हैं। जब इन दोनों के वाइब्रेशन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस होंगी, तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस होगी उसकी डायरेक्शन इन दोनों के परपेंडिकुलर होगी, कुछ यूं। अब देख सकते हो ये मेरे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो इसका इसके साथ भी 90 का एंगल है, इसका इसके साथ भी 90 का एंगल है। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस होती है उसकी डायरेक्शन इन दोनों के परपेंडिकुलर होती है। यानी मैं कह सकता हूं कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस हो रही है वो जेड एक्सिस में प्रोड्यूस हो रही है। 3 एक्सिस होते हैं ना, एक्स वाई जेड, सही है। एक्स और वाई में मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ऑसिलेट कर रही है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कौन से एक्सिस पे प्रोड्यूस होंगी? जेड एक्सिस पे। तो ये बातें याद रखनी है। एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलरली ऑसिलेट करते हैं, और दूसरा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस होते हैं वो इन दोनों के परपेंडिकुलर होते हैं। यानी उसका इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ भी 90 का एंगल होता है, उसका मैग्नेटिक फील्ड के साथ भी 90 का एंगल होता है। किसका? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का। यहां तक बात क्लियर है। अब ये जो मैंने सवाल बोला ना, व्हाट आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इसके जवाब में आप ये पहला पॉइंट लिख सकते हो, सही है। ये पॉइंट भी अगर हमारा हो गया, द डायरेक्शन ऑफ वेव मोशन इज परपेंडिकुलर टू बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, ये भी मैंने आपको बता दिया। इट कैन नॉट कैरी इलेक्ट्रिक चार्ज। भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होती है वो न्यूट्रल होती है, इसमें ना पॉजिटिव चार्ज होता है ना नेगेटिव चार्ज होता है। इट कैन ट्रेवल थ्रू वैक्यूम विद द स्पीड ऑफ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। इस वैल्यू को आप लोगों ने याद कर लेना है। वैक्यूम वो स्पेस होता है जिसमें कोई मीडियम नहीं होता। जैसे अभी हमने पिछले चैप्टर में देखा था, हम द बेल जार का एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, तो उसमें हमने वैक्यूम क्रिएट किया साउंड वेव के प्रोपगेशन के लिए। तो वैक्यूम का मतलब उसमें से सारे मॉलिक्यूल निकाल दो। तो जब हमने सारे मॉलिक्यूल निकाले तो साउंड वेव उसमें ट्रेवल नहीं कर रही थी। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक ऐसी वेव है जो कि वैक्यूम में भी ट्रेवल करती है, और वैक्यूम में भी कितनी स्पीड से ट्रेवल करती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, जो कि बहुत हाई स्पीड है। जैसे हमारे पास सूरज से आती है अल्ट्रावायलेट रेज, वो भी हमारे पास क्या है? एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। और सूरज और जमीन के दरमियान में कोई पार्टिकल नहीं है, कोई मीडियम नहीं है जो सूरज से लेकर इन रेज को जमीन तक पहुंचा दे। तो ये वैक्यूम में भी ट्रेवल करती हैं विद अ स्पीड ऑफ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। दूसरी बात, अच्छा चौथी बात हो गई। पांचवी बात, इट कैन ट्रेवल थ्रू ट्रांसपेरेंट मीडियम। अच्छा, ओपेक मीडियम से तो लाजमी सी बात है ट्रांसफर नहीं कर सकती। ओपेक वो होता है जिसमें से लाइट नहीं पास हो सकती, ट्रांसपेरेंट वो होता है जिसमें से लाइट पास हो सकती है, जैसे कि शीशा हो गया, ग्लास हो गया वगैरह।
तो इट कैन ट्रेवल थ्रू ट्रांसपेरेंट मीडियम, मतलब जब हवा से ट्रांसपेरेंट मीडियम में आती है तो ट्रांसपेरेंट मीडियम में भी पेनिट्रेट कर सकती है, लेकिन होता क्या है, बट इट्स स्पीड विल स्लो डाउन व्हेन ट्रेवलिंग थ्रू अ डेंसर मीडियम लाइक वाटर और ग्लास। जैसे कि पानी भी एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है, ग्लास भी एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है। तो जब वो हवा जो कि लेस डेंसिटी है, कम डेंसिटी हवा की बनिस्बत पानी के या गिलास के, बात समझ रहे हो, हवा की डेंसिटी पानी या गिलास से कम है तो हवा लेस डेंसर, पानी या गिलास हाई डेंसर, सही है। तो जब लेस डेंसर से मोर डेंसर की तरफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आती हैं तो वो उस मोर डेंसर में, यानी वो रीजन जिसकी डेंसिटी ज्यादा होती है, ये देख सकते हो आप, डेंसर मीडियम में जब जाती है तो उसकी स्पीड क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है, ये बात है। अगली बात क्या है, इट ओबेज द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड डिस्पर्जन। रिफ्लेक्शन के अगर लॉज है, रिफ्रैक्शन के लॉज है, डिस्पर्जन के लॉज है, ये सबको ओबे करती है, सबके मानती है, इन सारे रूल्स पे चलती है, सही है। रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, ये सारा हम अगले चैप्टर में देखेंगे इनके लॉस। इट्स फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स ओनली द सोर्स एंड नॉट ऑन मीडियम। ये बात आप लोगों ने एक जहन नशीन कर लेनी है, क्योंकि इसी से एक एमसीक्यू है कि भाई इसकी जो फ्रीक्वेंसी है सिर्फ और सिर्फ सोर्स पे डिपेंड कर रही है, यानी जिस सोर्स से ये वेव निकल रही है उस पे डिपेंड करती है कि इस वेव की फ्रीक्वेंसी क्या है। फिर भले वो किसी भी मीडियम में चली जाए, इसकी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती। इस बात को आप लोगों ने जहन में याद रखना है, क्योंकि अभी हम एमसीक्यूज करेंगे तो मैं उसमें आपको बताऊंगा कि ये एमसीक्यूज आए। तो ये हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अगली जो टॉपिक है वो है हमारे पास स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो भैया स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, देखो भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की स्पीड मालूम करने का तरीका वही है जो कि हम पीछे से वेव्स की स्पीड मालूम करने के लिए आए हैं। जैसे कि वो फॉर्मूला है v इक्वल टू एफ लैम्डा, सही है, स्पीड इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। तो यही फॉर्मूला यहाँ पे भी है, बस सिर्फ स्पीड की जगह हम स्पीड के लिए हम v की जगह c लिख देते हैं, और ये c जो है वो है हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट या स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वैक्यूम में। किसमें? वैक्यूम में, जिसकी वैल्यू है हमारे पास 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, सही है। तो c इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इन वैक्यूम और फ्री स्पेस फॉर ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अगर वैक्यूम में है या फ्री स्पेस में है तो सारे के सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लिए c की वैल्यू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होगी। यहां तक बात समझ आ गई। स्पीड में इसका ज्यादा कुछ है नहीं। अगली जो चीज है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। अभी हमने जैसे देखा व्हाइट लाइट का स्पेक्ट्रम, तो व्हाइट लाइट का स्पेक्ट्रम 7 कलर्स में टूटता था विबग्योर, कुछ इस तरह था, जिसमें वेवलेंथ सबसे कम इसकी थी, इसकी सबसे कम वेवलेंथ थी, और इसकी सबसे ज्यादा वेवलेंथ थी। 400 नैनोमीटर से शुरू होकर यहाँ पे 650-700 नैनोमीटर तक चला जाता है, सही है। अच्छा, जिसकी वेवलेंथ हाई होती कम होती है उसकी फ्रीक्वेंसी हाई होती है, यानी इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, और इसकी वेवलेंथ हाई है तो इसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी। यानी विबग्योर में जब आप जाते हो V से लेकर R तक तो वेवलेंथ बढ़ती है लेकिन फ्रीक्वेंसी कम होती है। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? कम होती है जब आप V से R तक जाते हो। तो ये किसका स्पेक्ट्रम था? ये हमारे पास था व्हाइट लाइट का स्पेक्ट्रम। एक होता है हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में होता क्या है कि इसमें डिस्ट्रीब्यूशन होती है किसकी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की, अकॉर्डिंग टू देयर फ्रीक्वेंसीज और वेवलेंथ। यानी ये एक ऐसा समझो, मान लो एक ऐसा टेबल बना दिया गया कि फ्रीक्वेंसी के ऑर्डर में या वेवलेंथ के ऑर्डर में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को अरेंज किया जाता है वो हमारे पास कहलाते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हमारे पास ये हैं: रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड वेव्स, विजिबल लाइट, अल्ट्रावायलेट वेव्स, एक्स रेज, गामा रेज। ये जो इसको अरेंज किया गया है ये डिक्रीजिंग वेवलेंथ का ऑर्डर है। अच्छा, तो भाई ये हमारे पास एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का स्पेक्ट्रम है जिसको हमने डिक्रीजिंग वेवलेंथ के ऑर्डर में अरेंज किया हुआ है, सही है। स्पेक्ट्रम में कंपोनेंट्स क्या क्या है? रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड वेव, विजिबल लाइट, अल्ट्रावायलेट वेव।
एक्स रेज, गैमा रेज, सही। अच्छा, इसको याद करने का एक तरीका है, एक निमोनिक है, जैसे कि हम ये विबग्योर भी एक निमोनिक है, इसको इस तरह से हम याद करते हैं कि भाई एक जुमला है, रिच, अमीर, मैन, आदमी, इन लंदन यूज एक्स्ट्रा गोल्ड, सही है। अगर आपको ये नाम याद हो गए, लेकिन अगर आपको इसमें कंफ्यूजन हो रही है कि भाई इस पैटर्न से कैसे याद करें, अगर इस पैटर्न में ऊपर नीचे हो रहा है तो आप इसको याद कर लो, रिच मैन इन लंदन यूज एक्स्ट्रा गोल्ड। तो रिच का आर निकाल के रेडियो वेव्स, मैन का एम निकाल के माइक्रोवेव्स, इन का इंफ्रारेड, लंदन का एल निकाल के विजिबल लाइट, और यूज का यू निकाल के अल्ट्रावायलेट, एक्स्ट्रा का एक्स निकाल के एक्स रेज, गोल्ड का जी निकाल के गैमा रेज, सही। यहां से वहां जाते हुए वेवलेंथ कम हो रही है, यानी सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी है? रेडियो वेव्स की। रेडियो वेव्स की सबसे ज्यादा वेवलेंथ है, वेवलेंथ इसकी सबसे हाई है, तो फ्रीक्वेंसी इसकी क्या होगी? इन सबसे कम होगी। जब रेडियो वेव्स का लैम्डा सबसे हाई है तो फ्रीक्वेंसी इसकी क्या होगी? सबसे कम होगी। इसी तरीके से गैमा रेस का वेवलेंथ सबसे कम होता है और फ्रीक्वेंसी सबसे हाई होती है। इसीलिए कहा जाता है कि भाई गैमा रेस जो है वो बहुत ही पेनिट्रेटिंग वेव्स होती है, किसी भी चीज में काफी हद तक पेनिट्रेट कर जाती है, घुस जाती है, सही है। तो ये हमारे पास है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। अच्छा, ये लिखा हुआ है हमारे पास, एक और सवाल है आपकी बुक का, लिस्ट द मेन कंपोनेंट्स ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इन डिक्रीजिंग ऑफ द ऑर्डर ऑफ देयर वेवलेंथ। तो भाई ये डिक्रीजिंग ऑर्डर ही है वेवलेंथ का, तो इसमें आप ये जवाब लिख सकते हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के कंपोनेंट हमने लिखे हैं। अगला सवाल है कि भाई अल्ट्रावायलेट रेज हैव हायर फ्रीक्वेंसी देन रेडियो वेव्स। सही बात है कि भाई अल्ट्रावायलेट वेव्स की फ्रीक्वेंसी हाई होती है, क्योंकि यहां से यहां तक जाते हुए फ्रीक्वेंसी क्या होती है? इंक्रीज होती है। फ्रीक्वेंसी अगर आप रेडियो वेव से गैमा रेस की तरफ जाते हो तो फ्रीक्वेंसी हमारे पास होती है इंक्रीज, तो मतलब अल्ट्रावायलेट वेव्स की फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव से ज्यादा है। बात समझ आ गई। कैन यूवी रेज, यार यूवी रेज कहते हैं अल्ट्रावायलेट रेज को, कैन यूवी रेज फास्टर ट्रेवल फास्टर इन अ वैक्यूम। कह रहे हैं क्या अल्ट्रावायलेट रेज वैक्यूम में तेजी से ट्रेवल करेंगी, यानी उसकी स्पीड ज्यादा होगी क्या? ये रहे अल्ट्रावायलेट रेज की फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव से ज्यादा है, तो क्या अल्ट्रावायलेट वेव्स की स्पीड ज्यादा होगी वैक्यूम में? या लफ्ज पे गौर करना, वैक्यूम लिखा हुआ है। हमने यहां पे देखा कि भाई इन वैक्यूम सारे के सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लिए जो स्पीड है वो है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो इसका जवाब क्या होगा? नो, all electromagnetic waves in vacuum have same speed. All electromagnetic waves in vacuum have same speed. स्पीड का फर्क कब आता है? जब मीडियम का फर्क आता है। जब लो डेंसर मीडियम से हाई डेंसर मीडियम में जाते हैं तब स्पीड का फर्क आता है, फ्रीक्वेंसी से स्पीड का फर्क नहीं आता अगर वो वैक्यूम में ट्रेवल कर रहा है। वैक्यूम में अगर रेडियो वेव भी ट्रेवल कर रहा है तो वो भी इसी स्पीड से जाएगा, अगर अल्ट्रावायलेट वेव ट्रेवल कर रही है तो वो भी इसी स्पीड से जाएगी। तो स्पीड का इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा फ्रीक्वेंसी की वजह से, सही है। तो यहां तक हमारा हो गया। अब जरा बढ़ते हैं आगे।